वेलकम गाइस, केमिस्ट्री ऑन टिप्स क्लासेस में मैं डॉक्टर मीनाक्षी गर्ग आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोकेमिस्ट्री। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज कार्बन केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, जिसे 3 भागों में कैटेगराइज किया हुआ है: बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायो फिजिकल केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रोल ऑफ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में स्टडी की जाती है। जनरली कोई भी कोशिका के जो 90% भाग होता है वो 6 एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ होता है। वो 6 एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनमें शामिल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस और सल्फर। इन्हें हम मुख्य तत्व मानते हैं जो कि कोशिका का 90% भाग बनाते हैं। इसके अलावा कुछ तत्व होते हैं जिन्हें माइक्रो और ट्रेस एलिमेंट्स या फिर जिसे हम कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म मांत्रिक तत्व की आवश्यकता भी होती है कोशिका को, और वो सूक्ष्म मांत्रिक तत्व या ट्रेस एलिमेंट्स माइक्रो एलिमेंट्स में शामिल हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम एंड क्लोरीन। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कैल्शियम की कहाँ जरूरत होती है, जहाँ हड्डियाँ बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी तरह से मैग्नीशियम फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोरोफिल का एक मेटल होता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का एक मेटल आयन है। कॉपर जो है वो साइटोक्रोम का एक आवश्यक पार्ट है। कोबाल्ट जो है वो कोएंजाइम B12 के अंदर शामिल होता है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। इसी तरह से ये जो सूक्ष्म मांत्रिक तत्व या ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इनकी आवश्यकता बॉडी को समय समय पर होती है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती है एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स। इन सब की स्टडी, इनका रिएक्शंस और इनका मैकेनिज्म सब बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। बायोफिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जनरली सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी जिसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मसल कॉन्ट्रैक्शन बायोफिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। साथ में आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन की स्टडी भी इसी कॉलम के अंदर की जाती है। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, एंडरगोनिक रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस जो है वो बायोफिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो ये हमने बात करी थी बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के चारों ओर बायोकेमिस्ट्री घूमती है, और बायोमॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आज का एंजाइम्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? व्हाट आर एंजाइम्स? चलिए पढ़ते हैं। एंजाइम्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम्स के बारे में कुछ बातें जो हमें टिप्स पर लर्न होनी चाहिए वो क्या क्या हैं। सबसे पहले एंजाइम्स का ही दूसरा नाम है जैव उत्प्रेरक। व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बायो कैटलिस्ट। तो सबसे पहले एंजाइम्स, द अनदर नेम या सिनोनिम ऑफ एंजाइम इज बायो कैटलिस्ट। ये एक जैव उत्प्रेरक होता है। All enzymes are protein molecules, but all protein molecules are not necessarily enzymes. सभी एंजाइम को हम प्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम्स किस तरह के प्रोटीन है? दे आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, राउंड एंड राउंड इनका शेप होता है, ये लीनियर नहीं होते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो गोलाकार प्रोटीन होते हैं और जैव उत्प्रेरक होते हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो दे स्पीड अप द रिएक्शन रेट। ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ अभिक्रिया की दर को एक्सेलरेट करते हैं, यानी उसको त्वरित करते हैं। एंजाइम का मीनिंग होता है, ग्रीक मीनिंग ऑफ एंजाइम इज इन यीस्ट। सबसे पहले इसे यीस्ट सेल में खोजा गया था, इसीलिए इसे एंजाइम कहा गया। 1926 में समनर ने जैक बीन्स से सबसे पहले यूरेज एंजाइम को आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किया था, और सिमिलरली साथ ही साथ शुगर के अल्कोहल में कन्वर्जन के लिए जाइमेज एंजाइम का सबसे पहले प्रयोग किया गया, या जाइमेज एंजाइम को पृथक किया गया। तो ये जो 2 एंजाइम्स हमने पढ़े हैं, यूरेज और जाइमेज एंजाइम, इनसे ही एंजाइम्स की शुरुआत हुई, एंजाइम्स की डिस्कवरी या खोज हुई।
एंजाइम्स रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं, लेकिन अभिक्रिया की समाप्ति के बाद ये अनचेंज रहते हैं, अपरिवर्तित या अप्रभावित रहते हैं, तो दे रिमेन अनअफेक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। हर एंजाइम का अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, अपना पर्टिकुलर पीएच होगा। हर एंजाइम के लिए 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की रेंज के अंदर वो बेटर काम करते हैं, बेहतर वर्क करते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्टेड होती है। हमने अभी पहले बात करी है कि एंजाइम्स प्रोटीन है, तो जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा राइज किया जाता है तो ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो टूट जाती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर टूट जाती है, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन, या हिंदी में बोले तो विकृतीकरण। तो टेम्परेचर जो रेंज होता है एंजाइम्स के लिए सूटेबल या ऑप्टिमल टेम्परेचर दैट इज 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और हर एंजाइम का अपना एक विशेष पीएच होता है। एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शंस को ही करते हैं, विशिष्ट एंजाइम एक विशिष्ट अभिक्रिया को ही प्रेरित करेगा, या फिर हम यूँ कहें कि एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट फिक्स है, वो सबस्ट्रेट मिलने पर ही वो उसका रिएक्शंस होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही ब्रेक करेगा। पेप्सिन एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल को ही ब्रेक करेगा। अगर हम लाइपेज एंजाइम की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ लिपिड को ही ब्रेक करेगा। ये सब पॉलीमर्स हैं, ब्रेकिंग के बाद ये सब मोनोमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज छोटी छोटी मोनोमेरिक ग्लूकोज यूनिट में टूटेगा। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि पॉलीमर है पेप्सिन एंजाइम की मदद से मोनोमेरिक यूनिट अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से लाइपेज एंजाइम लिपिड को छोटी छोटी यूनिट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एंजाइम का काम है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना या फिर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देना। एंजाइम्स लॉक एंड की प्रिंसिपल पर काम करते हैं। लॉक एंड की प्रिंसिपल, जैसे एक विशेष ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है और वो इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं, तो दे आर नोन एज लॉक एंड की प्रिंसिपल। एक विशेष एंजाइम एक विशेष सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज करता है। एंजाइम्स जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट डीनेचर्ड हो जाते हैं, जैसे अभी हमने पहले बात करी, क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं और इनका स्ट्रक्चर टूट जाता है। प्रोटीन्स अगर एंजाइम्स के साथ अगर इनहिबिटर ऐड हो जाता है, जैसे कि साइनेड आयन, तो एंजाइम्स जो है वो इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या उनकी सक्रियता को रोक देते हैं और अभिक्रिया की गति को थोड़ा सा निगेटिव मोड में ले आते हैं। तो इस तरह से हमने बात करी एंजाइम्स की। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स। नाउ एंजाइम्स अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं और इन अमीनो एसिड्स की संख्या होती है 20। ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल, इनका नंबर होता है 10 इसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं और 10 ही नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं। साथ में अगर हम अमीनो एसिड को एक और साथ में कैटेगराइज या क्लासीफाई करें तो किस तरह से करेंगे? दे आर कैटेगराइज्ड अंडर एसिडिक अमीनो ग्रुप, बेसिक अमीनो ग्रुप और न्यूट्रल अमीनो ग्रुप या न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए हैं। अमीनो एसिड की संख्या है 20। ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो रिपीटेडली आपस में मिल करके ग्लोबुलर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसे ही हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स को बेहतर समझने के लिए हमें अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम 10 अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 10 अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। इन 20 अमीनो एसिड के बारे में जानने के बाद ही हम एंजाइम्स के हर स्ट्रक्चर को बहुत इजीली और बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो 10 अमीनो एसिड्स को आज मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी इस वीडियो में और इसके बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो देखिए अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। बेसिकली अमीनो एसिड्स आर दिस वन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर NH3+ को हम एसिडिक ग्रुप कहते हैं और COO- यहाँ बेसिक ग्रुप में कैटेगराइज होता है। ये जो अमीनो एसिड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक मीन्स
उभयधर्मी जिसका पीएच हम लेते हैं जनरली 6 to 7 के बीच में। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो हमने यहाँ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस पूरे के पूरे अमीनो एसिड का नाम है, दिस इज नॉन एज ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चर भी कहलाता है, इसे हम डाईपोलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चर डाईपोलर स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स हैं, डाईपोल्स, दो पोल्स यहाँ पर हैं, अमोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट एनायन। वैसे तो NH2 ग्रुप बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि अमोनियम आयन है, एसिडिक वो होता है जो प्रोटॉन देगा। ये ग्रुप प्रोटॉन देने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने एसिडिक ग्रुप कहा। बेसिक ग्रुप वो होता है जो प्रोटॉन लेता है, COO- प्रोटॉन ग्रुप ले सकता है, इसीलिए इसको हमने बेसिक ग्रुप के अंदर कैटेगराइज किया। इस पूरे के पूरे अमीनो एसिड की जो pKa वैल्यू होती है इट इज 10 और इसकी जो pKb वैल्यू होती है इट इज 12। अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम अम्लीय होते हैं और अमीनो ग्रुप से कम क्षारीय होते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये थोड़े से न्यूट्रल टाइप के होते हैं, न ज़्यादा अम्लीय और ना ही ज़्यादा क्षारीय। तो एंजाइम्स जो अमीनो एसिड से मिलकर के बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है जिसे हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर या डाईपोलर स्ट्रक्चर कहते हैं, जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जिनका pH 6 से 7 के बीच में होता है, जिनकी pKa वैल्यू 10 और जिनकी pKb वैल्यू 12 होती है। तो ये है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट जो 10 अमीनो एसिड हैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ इस वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से धीरे से ध्यान से लर्न करेंगे, देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, व्हाट आर अमीनो एसिड्स, ये हमने पढ़ा। अब हम अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। 10 अमीनो एसिड बहुत इजीली हम टिप्स पर लर्न करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड की, कि यहाँ एक कार्बोक्सिलेट एनायन और एक अमोनियम आयन होता है, ये हमने लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ आर की जो मोइटी है वो फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से चेंज होगी और हमें अलग अलग अमीनो एसिड मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम आर का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोजन एटम से कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो आर का रिप्लेसमेंट एक हाइड्रोजन एटम से करते ही जो हमें अमीनो एसिड मिलेगा उसका साधारण अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में R इक्वल टू H हमने पुट किया। अगर यहाँ R इक्वल टू हम CH3 पुट करते हैं, जिस तरह से मैंने सेकंड में लिखा है, इसका नाम हो जाता है एलेनिन। इसी तरह से अगर हम एलेनिन के अंदर अगर एक हाइड्रोजन एटम को फेनिल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल एलेनिन। सिमिलरली 3 अमीनो एसिड्स हमने इजीली लर्न किए। अब हम चलते हैं 4th अमीनो एसिड की तरफ। अगर R का रिप्लेसमेंट मैंने किया आइसोप्रोपिल ग्रुप से, दिस इज नॉन एज CH3CH3, इसे हम आइसोप्रोपिल ग्रुप कहते हैं। आइसोप्रोपिल ग्रुप से R का रिप्लेसमेंट करते ही हमें जो अमीनो एसिड मिला उसका नाम है वेलिन। इसी तरह से अगर हम इस R का रिप्लेसमेंट आइसोब्यूटाइल ग्रुप से करते हैं, दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप, इसका नाम हो जाता है ल्यूसीन। अगर R का रिप्लेसमेंट सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन एटम 1, 2, 3 and 4, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 डिग्री कार्बन एटम का हमने रिप्लेसमेंट किया है R से, तो इस तरह से सेकेंडरी ब्यूटाइल होते ही यहाँ हमें अमीनो एसिड मिलेगा आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन 6 नंबर अमीनो एसिड हमने लर्न किया। अब हम चलते हैं 7th नंबर की तरफ। बच्चों अगर हमने यहाँ पर ये लिखा तो इसका नाम क्या था, दिस इज फेनिल एंड एलेनिन। अगर मैंने यहाँ बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया तो इस अमीनो अम्ल का नाम हो जाता है टाइरोसिन। 7th के बाद अगर हम 8 नंबर चलते हैं, R का अगर रिप्लेसमेंट एल्कोहलिक ग्रुप के साथ होता है, अगर हम यहाँ R की जगह CH3OH लिखते हैं तो व्हाट इज इट, दिस इज मेथिल अल्कोहल। तो अगर हम R का रिप्लेसमेंट करते हैं CH2OH ग्रुप के साथ तो ये बन जाता है सेरीन। सिमिलरली अगर हम यहाँ R की जगह CH2OH की जगह हम CH2SH से रिप्लेसमेंट करें, थायोल ग्रुप से अगर हम इसका रिप्लेसमेंट करते हैं तो अमीनो एसिड का नाम हो जाता है सिस्टीन। ये हो गए हमारे 9 अमीनो एसिड। नंबर 10 अमीनो एसिड को हम किस तरह से लर्न करेंगे, R का रिप्लेसमेंट, यहाँ R था, R का रिप्लेसमेंट CH3 से होते ही हम इसको क्या नाम देते हैं, एलेनिन। अगर एलेनिन के एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हमने
इस पूरी रिंग को बोला जाता है इमिडाजोल रिंग, जो कि एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। इमिडाजोल रिंग या हेटेरोसाइक्लिक रिंग से एलेनिन CH3 मतलब CH2 एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते ही जो अमीनो एसिड मिलता है उसका नाम है ट्रिप्टोफेन। तो इस तरह से हमने 10 अमीनो एसिड आज की क्लास में लर्न किए। 10 अमीनो एसिड हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे और इन 20 अमीनो एसिड को लर्न करने के बाद हम किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। और अगर हम टिप्स पे एंजाइम्स की वापस से चीज़ों को लर्न करना चाहें तो व्हाट आर एंजाइम्स? दे आर बायोकैटलिस्ट, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, दे स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, दे रिमेन्स अनअफेक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शंस। सभी एंजाइम्स का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है जो 20 से 40 के बीच में ऑप्टिमम होता है। 40 के ऊपर वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। सभी एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है, वो स्पेसिफिक रिएक्शंस ही करते हैं। हर एंजाइम अपने एक सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन शो करता है, लॉक एंड की प्रिंसिपल पर काम करते हैं। साथ में एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के मान को कम कर देते हैं या सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमने एंजाइम्स की उन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को आज के टॉपिक पे लर्न किया। इसके बाद हम पूरे एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स को इजीली पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।